धन्यवाद मित्रों। आज मैं आपके सामने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखने जा रहा हूं मित्रों। इसके पहले आप मेरे इस होमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, भूगोल, भू यानी भूमि, धरती, अगोल यानी उसका अध्ययन करना, वर्णन करना। जो गोल है, भूमि जो गोल है उसका वर्णन करना कि उसकी आकृति क्या, उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, ये सब के बारे में उसकी जानकारी को लेना ही भूगोल कहलाया मित्रों। यानी भूगोल के बारे में, भूगोल यानी भूमि के बारे में अध्ययन करना, धरती के बारे में अध्ययन करना। जियोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मित्रों, ये ग्रीक भाषा से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है मित्रों जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया मित्रों? तो जियोग्राफी जो है हमारा मित्रों, वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है क्या मित्रों? भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन, उसकी आकृति, उसकी संरचना। तो ग्राफी ये हमारा ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है मित्रों। यानी जियोग्राफी करने का मतलब क्या? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में बताना, उसकी संरचना के बारे में बताना, उसकी बनावट के बारे में बताना, उसकी आकृति के बारे में बताना। मित्रों, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था मित्रों। भूगोल शब्द का प्रयोग, शब्द जो है यानी कि भूगोल बोलने वाला पहला व्यक्ति जो था वो कौन थे? तो इरेटोस्थेनीज थे, जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इनकी जो जीवन और मृत्यु है मित्रों, 276 से 194 ईसा पूर्व। यह ग्रीक के एक विद्वान थे, दार्शनिक थे, विद्वान थे। इन्होंने व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है मित्रों, या ग्रीक के रहने वाले थे, और इनका जीवन काल जो है वो 276 ईस्वी से 194 ईस्वी पूर्व है मित्रों। ईसा पूर्व की पहले की बात है मित्रों। यह एक ग्रीक विद्वान थे। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक मित्रों, याद रखिएगा, हमने भूगोल का जनक नहीं बोला, व्यवस्थित भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, हिकेटियस साहब जो है यह भूगोल का जनक कहलाए। यह भूगोल के जनक है मित्रों। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था, किताब का जस पीरियोडस। मित्रों, एक किताब लिखे थे, जिस किताब का नाम क्या था? इस किताब का नाम क्या था? जस पीरियोडस। तो जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, नामक पृथ्वी का वर्णन। याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हिकेटियस साहब ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था क्या? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी नामक पुस्तक की रचना की है। कौन पुस्तक की रचना की है? तो जस पीरियोडस। नेक्स्ट है मित्रों, इनको भूगोल का जनक कहा गया मित्रों। देखिए, इनको भूगोल का क्या कहा गया? हिकेटियस साहब को भूगोल का जनक कहा गया, और इरेटोस्थेनीज को क्या कहा गया? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मित्रों, वर्तमान भूगोल का जनक। वर्तमान जो अभी का जो भूगोल है मित्रों, उसके जनक कौन कहलाए? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को वर्तमान भूगोल का जो जनक है, जो आज हमारा मॉडर्न जो भूगोल है, ज्योग्राफी है मित्रों, उसके जो जनक है वो कौन है मित्रों? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। मित्रों, इस प्रकार बहुत प्रकार का भूगोल है, भौतिक भूगोल, रासायनिक भूगोल, वर्तमान भूगोल, व्यवस्थित भूगोल। तो हमने व्यवस्थित भूगोल के बारे में बताया कि इनके जनक जो है इरेटोस्थेनीज थे। जो हमारे भूगोल है उनके जनक जो थे हिकेटियस साहब थे, जिन्होंने किताब लिखी थी जस पीरियोडस, जिसका हिंदी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट है वर्तमान भूगोल के जो जनक थे मित्रों, वो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट थे मित्रों। भौतिक भूगोल के जनक यानी फिजिकल ज्योग्राफी के जनक कौन थे? तो पोलिडोनियम साहब थे। कौन थे मित्रों? पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल के जनक किनको कहा गया मित्रों? पोलिडोनियम को कहा गया। किसको कहा गया मित्रों? पोलिडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल के जनक, तो सांस्कृतिक भूगोल के जनक जो है मित्रों, कार्ल ओ सावर साहब थे। कार्ल ओ सावर साहब थे। याद रखिएगा मित्रों, गणितीय भूगोल के जनक कौन थे? तो थेल्स। आप थेल्स पर मैं पढ़े होंगे मित्रों, मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेल्स पर मैं। तो वो थेल्स साहब जो थे, थेल्स व एनेक्सीमेंडर। थेल्स साहब और एक एनेक्सीमेंडर, इसमें दो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जो उन्होंने गणितीय भूगोल के बारे में वर्णन किया। तो गणितीय भूगोल के बारे में वर्णन किया मित्रों, जिनमें से कौन थे? थेल्स साहब थे, दूसरे एनेक्सीमेंडर साहब थे। याद रखिएगा मित्रों, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? तो एक पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिकेटियस
बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखिए। उसके बाद जो है मित्रों वर्तमान भूगोल के जनक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिए। और लास्ट वाला गणितीय भूगोल के जनक कौन है, थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर, इनको याद रखिए। व्यवस्थित भूगोल के भी जनक को याद रखिए, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भूगोल शब्द को प्रयोग किया। ठीक है मित्रों, तो भूगोल से रिलेटिव जो ये छोटी छोटी बातें हैं जो उनके जनक के रूप में, तो मैंने उनके बारे में आपके सामने कुछ पॉइंट रखा मित्रों। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि विश्व ग्लोब का निर्माता, तो ग्लोब का मतलब क्या होता है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम साहब थे। तो विश्व ग्लोब, ग्लोब का मतलब क्या होता है मित्रों, तो ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का नमूना। नमूना करने का मतलब क्या हो गया मित्रों, उसका फरमा, जैसा हूबहू, माने जैसा पृथ्वी हो वैसे आकृति को बना देना। तो जैसा पृथ्वी हो वैसे आकृति को बना देना, फिर वो क्या हो गया, ग्लोब कहलाया, यानी पृथ्वी का नमूना, यानी डम्मी, पृथ्वी का डम्मी। ठीक है मित्रों, तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे, तो मार्टिन बेहम साहब थे। कौन थे, मार्टिन बेहम। ये ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का नमूना। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन थे, तो एनेक्सीमेंडर साहब थे। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन थे, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर क्या थे, वो मानचित्र के निर्माता थे मित्रों। तो ग्लोब क्या होता है मित्रों, तो ग्लोब एकदम पृथ्वी का नमूना होता है, जैसे पृथ्वी बना हुआ इसी छोटा सा पार्ट में पृथ्वी को आकृति में संरचना दे दिया गया हो। मानचित्र का मतलब क्या होता है मित्रों, तो मानचित्र का मतलब होता है जिसको सतह पे, दीवार पे चिपकाया जा सके, यानी जिसको सपाट बनाया गया हो, है ना, पर्दा के रूप में, पेपर के रूप में बनाया गया हो, सपाट, जिसको दीवार पे चिपकाया जा सके, जिसको एकदम रेक्टेंगल के रूप में, आकृति आयताकार के रूप में बनाया गया हो मित्रों, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। जो दीवारों पे बनाया गया हो, दीवार पे चिपकाया जा सके, ऐसे चीज़ों को मानचित्र कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन थे, तो एनेक्सीमेंडर साहब थे। तो मित्रों यह हमारे पृथ्वी से रिलेटिव, भूगोल से रिलेटिव कुछ सवाल थे, जिसमें भूगोल के जनक के बारे में जाने, भूगोल के मानचित्र के बारे में जाने, भूगोल के पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जाने, उनके जनक कौन है उनके बारे में जाने। अब चलेंगे मित्रों हम लोग ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड मित्रों, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी निकाय है मित्रों, बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रह्मांड के बारे में अथाह है, वो अनंत है मित्रों। ब्रह्मांड के बारे में पूर्ण रूप से किसी को अभी तक भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ यह हमारे लिए एक शोध का विषय है, हमारे लिए एक जिज्ञासा का, एक जानने की विषय है, जिसके बारे में सदा अनंत या अध्ययन चलता रहेगा, शोध चलता रहेगा। जितनी ज़्यादा जानेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी मिलता रहेगा। तो यह एक बहुत बड़ी शोध का विषय है मित्रों, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से पहले तो मित्रों आप जानिए कि पृथ्वी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं मित्रों, पृथ्वी पे। तो आपको पता है मित्रों पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी तो आप जान रहे हैं कि मित्रों पृथ्वी जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधा, पानी, जल, आवास, वातावरण हमारा फलित फूलित होती है, बढ़ती है, श्वास लेती है, जीवन पनपती है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा निवास स्थान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इस धरती, ये ग्रह को हम लोग पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं, धरती माता के नाम से पुकारते हैं, धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, है ना मित्रों। तो यह जानेंगे कि ब्रह्मांड जानने से पहले हमने पृथ्वी का वर्णन किया। तो मित्रों क्योंकि पृथ्वी पे आने के बाद ही हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में सोचना आरंभ किया मित्रों। तो पृथ्वी के आने की कई अरब वर्ष, कई लाख वर्ष बाद हम लोग पृथ्वी पे आए, उसके बाद भी हमारे विकास में कई हजार वर्ष लग गए। और इस दौरान जो है मित्रों, तो इस प्रकार मित्रों हम देखेंगे, अभी पृथ्वी का वर्णन जो करे थे उसके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे मित्रों। सबसे पहले चलते कि ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड तो आप जान रहे मित्रों ब्रह्मांड बहुत बड़ी निकाय है, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, हमेशा शोध का विषय है और शोध का विषय यह रहेगा मित्रों। इसके बारे में पूर्ण रूप से जानना यह इम्पॉसिबल सा है, लेकिन साइंस है मित्रों, कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसी हमारी धारणाएं शुरू से रही है कि ये काम नहीं हो सकता है और हो जाता है मित्रों। कभी लोग कल्पना नहीं किए थे कि हम चांद पे चले जाएंगे और आज हम चांद पे चले गए। कभी यह कल्पना नहीं हुआ था कि इंसान हवा में उड़ेगा, आज हवा में उड़ रहा है। कभी यह मित्रों कोई व्यक्ति कल्पना नहीं किया होगा कि दूर दराज बैठा व्यक्ति से भी हम लाइव बात कर सकते हो, आज लोग कर रहे हैं। आज कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हम घर पे बैठे रहे और मास्टर साहब हमको पढ़ा दे, आज ऐसा हो रहा है मित्रों। तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी काम क्या है मित्रों, मुश्किल क्या है या इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल पॉसिबल इस संसार में कुछ भी हो सकता है मित्रों, सब कुछ अपवाद में लेके चलिए। ईश्वर ने सब कुछ दिखाया है दुनिया को। तो देखेंगे मित्रों ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड तो हमेशा से शोध का विषय है और शोध का विषय रहेगा। तो मित्रों हम जानेंगे आकाश गंगा। तो ये आकाश गंगा क्या है मित्रों, इसी को हम लोग अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, गैलेक्सी। तो ये आकाश गंगा क्या होता है मित्रों, तो आकाश, पहले तो ये जान लो कि आकाश ब्रह्मांड क्या होता है मित्रों। तो ब्रह्मांड जो होता है ना मित्रों, वो आकाश गंगा का समूह होता है। क्या होता है मित्रों,
आकाश गंगा का समूह होता है मित्रों। आकाश करने का मतलब ये हो गया कि आकाश, और गंगा करने का मतलब ये नहीं ऐसा है कि गंगा आकाश में बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। यह एक नाम है मित्रों, आकाश गंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बादल या गैस या ग्रह या चट्टानों, उल्का पिंडों या ऐसा चीज़ों का बहाव देखने को मिलता है, देखने को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है जो बह रहा है, जिसके कारण इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। लोगों ने सोच समझ के, जो भी साइंटिस्ट लोग सोचे होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण किए। लेकिन मित्रों आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं मित्रों, यानी कि ब्रह्मांड बहुत बड़ी निकाय है मित्रों, याद रख लीजिएगा। तो ये आकाश गंगा भी बहुत बड़ी निकाय है मित्रों, लेकिन आकाश गंगा को ही हमारे लिए जानने के लिए इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल और पॉसिबल कुछ नहीं है मित्रों। लेकिन अब यह हमेशा शोध का विषय रहेगा। तो आकाश गंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं क्या, कि महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि महाविस्फोट सिद्धांत, यानी जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत का जो है वह प्रतिपादन जो है वो एब जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने किया था। किन्होंने किया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने किया था। एब जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने किया था, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे मित्रों, जो कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। वहाँ के वे खगोल शास्त्री थे मित्रों, और वह एक पादरी भी थे। क्या थे मित्रों? पादरी, यानी जो चर्च में जो पूजा पाठ कराते हैं ना फादर लोग, वो थे मित्रों, पादरी साहब थे। और इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का क्या किया मित्रों? प्रतिपादन किया मित्रों। लेकिन इसकी व्याख्या जो है, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति थे, प्रतिपादन किए, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ना, वो इसकी व्याख्या जो है रॉबर्ट बैगोनेर ने किया था मित्रों। इनकी प्रतिपादन जो है वो एब जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने किए थे, याद रखिएगा मित्रों। और इनका जो व्याख्या है वो रॉबर्ट बैगोनेर साहब ने किए थे मित्रों, याद रखिएगा। ये जो घटना लिखा हुआ है, यह घटना किसका है मित्रों? तो यह महाविस्फोट सिद्धांत की घटना के बारे में बताया कि यह घटना कब घटा और यह है क्या मित्रों। तो महाविस्फोट सिद्धांत, तो याद रखिएगा घटना जो है मित्रों, महाविस्फोट सिद्धांत का जो बिग बैंग की जो थ्योरी है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रह, सौर मंडल, ये ग्रह, ये सौर मंडल, ये तारा, ये ब्रह्मांड का जो विस्तार है, यह क्या चीज़ हुआ? तो बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य किया गया। क्या चीज़ के सिद्धांत पर कार्य किया? तो बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि खगोलीय पिंड का क्या हो गया? बिखराव हो गया, फट गया, विस्फोट हो गया, और यह धीरे धीरे बिखर करके धीरे धीरे अन्य अन्य ग्रह, चंद्र, तारा आदि के रूप या लेते चला गया मित्रों, ऐसा मानना है। और ऐसा बहुत सारा इसका रिसर्च में सर्च से भी पता चला कि हाँ यह बिग बैंग थ्योरी के आधार पर काम कर रही है मित्रों। इसकी घटना कब हुआ मित्रों? बिग बैंग थ्योरी की घटना कब हुआ? बिग बैंग की घटना कब हुआ? तो बिग बैंग की घटना जो है मित्रों 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था मित्रों। 13.7 लगभग 14 अरब वर्ष पहले मान लीजिए मित्रों। 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। अब मित्रों यहाँ अरब समझने का, अरब कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि मित्रों जो अरब देश है वो अरब, वो देश का नाम है मित्रों, नाम है, नाउन है। लेकिन यहाँ ये अरब जो है ये काउंट है मित्रों। जैसे हम लोग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सब पढ़ते हैं ना मित्रों, तो उसमें ये एक अरब है। तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। अब मित्रों इसके बाद इस घटना के, इसके 10.5 अरब वर्ष के बाद, मानी ये घटना, किसके घटना? महाविस्फोट की घटना यानी बिग बैंग थ्योरी की घटना होने के ये हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। और इसके 10.5 अरब वर्ष पहले यानी बाद, आज से लगभग, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, इससे 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से 4.4 यानी 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ। इसी कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के कारण ही सौर मंडल का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो गया मित्रों। बात यानी इतना वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ मित्रों। अब सबसे पहले जानेंगे कि सौर मंडल का विकास जो हुआ, इसके बाद ग्रहों का तथा उपग्रहों का भी निर्माण हो गया मित्रों। अब यही जो महाविस्फोट के कारण यानी बिग बैंग थ्योरी के कारण क्या हो गया मित्रों कि इसके बाद ग्रह तथा उपग्रह, ग्रह कहने का मतलब क्या हो गया? जहां हम निवास करते हैं, और उपग्रह वो हो गया जो किसी ग्रह का परिक्रमा करता है मित्रों, चक्कर लगाता है, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं मित्रों। ग्रह किसे कहते हैं? जहां वह स्वतंत्र है मित्रों। लेकिन जब किसी ग्रह का, किसी वस्तु, वह आकृति में बड़ा हो
है ना मित्रों, और वह अपने सूर्य की परिक्रमा करता हो, सूर्य के चारों तरफ घूमता हो, उसका एक परिक्रमा काल हो मित्रों, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। लेकिन जब ग्रह किसी ग्रह का भी जिसका अपना प्रकाश भी नहीं हो मित्रों, है ना, लेकिन जिस ग्रह का भी कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है मित्रों, तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, है ना। और उपग्रह ग्रह करने का तो मतलब समझिए जो सूर्य के परिक्रमा करता हो, जिसको अपना प्रकाश नहीं हो मित्रों। दूसरी नंबर क्या है कि इसके बाद ग्रह तथा, ऐसा ही नहीं मित्रों कि हाँ उसको हम सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसको ग्रह कर देंगे, ग्रह बड़ा भी होना चाहिए मित्रों, ऐसा नहीं कि उल्का पिंड हो जाए। तो मित्रों ध्यान रखेंगे बात को कि ग्रह आकृति में बड़े होते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य यानी सौरमंडल का परिवार का ही वो सूर्य की परिक्रमा करता है मित्रों, है ना। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं मित्रों। तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए मित्रों, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, और उसके बाद देखा गया क्या कि जो आकाश गंगा का दूरी है वो फैला हो रहा है। जैसे मान लो कि एक बैलून है, उसमें हवा भरा जा रहा था, धीरे धीरे बैलून फूल रहा है मित्रों। कहने का मतलब है कि जैसे 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 जो है बिग बैंग थ्योरी हो रहा है, जैसे जैसे महाविस्फोट होते जा रहा है, वह धीरे धीरे फैलता जा रहा है मित्रों, यानी कि आकाश गंगा का फैला हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर आकाश गंगा फैल रहा है तो हमारा क्या है मित्रों, हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है मित्रों। इस आधार से, इस कल्पना के आधार पर, इस थ्योरी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं मित्रों कि अगर हमारा आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। तो मित्रों, हम आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान प्रमुख है मित्रों। एडविन हबल साहब बहुत बड़े शोधार्थी थे, शोध किए उन्होंने, बहुत सारे रिसर्च दिए। एडविन हबल साहब, जिनके नाम से बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी है, जिन्होंने एडविन हबल साहब ने सबसे पहले क्या किया कि सूक्ष्म तरंगियों यानी रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा अध्ययन किया, और सुपरनोवा का विस्फोट होना भी ब्रह्मांड का एक विस्तार साक्ष्य माना जाता है मित्रों। तो इन्होंने क्या किया, एडविन हबल साहब ने सबसे पहले क्या किया कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में उन्होंने देखा क्या कि आकाशगंगाओं में, ब्रह्मांड में उन्होंने क्या देखा कि सूक्ष्म तरंगे, माने कुछ सूक्ष्म तरंगे है जिसका नाम जो है मित्रों रेड शिफ्ट है। वो उनकी घटना को, परिघटना पे उन्होंने बहुत बार शोध किया, देखा, रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि इनका अवलोकन तथा अध्ययन किया किस चीज़ को, तो सूक्ष्म तरंगों की, जिसके कारण एडविन हबल साहब ये जो ब्रह्मांड के विस्तार का एक कारण है मित्रों। दूसरी पॉइंट ये भी है मित्रों कि सुपरनोवा का विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार का कारण मित्रों। तो आप याद रखिए मित्रों, यहाँ पे दो बातें, ब्रह्मांड और सुपरनोवा क्या है मित्रों। तो ब्रह्मांड जो हमने बताया कि आकाशगंगा, तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा जो सौरमंडल यानी तारों और ग्रहों का क्या है मित्रों, समूह है। तारों और ग्रहों का क्या है मित्रों, समूह है, उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। याद रख लीजिए मित्रों, आकाशगंगा की आकृति जो है हमारा वह सर्पिलाकार का है। इसको हम लोग दूध मेखला भी कहते हैं। हमारे जो आकाशगंगा है उसको हम लोग दूध मेखला भी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं मित्रों, दूध मेखला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। और इसकी आकृति सर्पिलाकार की है, ध्यान रखेंगे मित्रों। यह तारों और ग्रहों और सौर परिवारों का समूह है मित्रों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत अरबों खरबों आकाशगंगा है मित्रों। हमारा जो आकाशगंगा, जो हमारा तारामंडल, हमारा पूरा तारों का समूह है, हमारे ग्रहों का समूह, हमारे सूर्य के सौर परिवार का जो समूह है, उन सारों को एक आकाशगंगा कहा गया मित्रों। एक आकाशगंगा के अंदर में 10 के पावर 10 100 अरब बिलियन 100 अरब तारा होता है मित्रों, उससे भी ऊपर, यह लगभग अनुमान में है मित्रों। ग्रह और तारों के बीच में होता है ना, ग्रह और तारों के बीच में होता है मित्रों। और इस प्रकार देखेंगे मित्रों कि एक आकाशगंगा में 100 अरब प्लस तारा होता है मित्रों। उसके बाद उसको एक आकाशगंगा कहा जाता है। और एक ब्रह्मांड के अंदर में भी ऐसा माना जाता है कि 100 अरब से भी ज़्यादा, 100 अरब से भी ज़्यादा क्या है मित्रों, आकाशगंगा है। और एक ही आकाशगंगा के बारे में जानना मुश्किल है, तो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी निकाय हो गए मित्रों, है ना। और यह जो सिद्धांत जो है आकाशगंगा का, ये कहाँ से आया, तो महाविस्फोट सिद्धांत के कारण माना जाता है ऐसा कि महाविस्फोट इसमें होता रहता है ग्रहों उपग्रहों के बीच में। और कुछ ये जो रेडशिफ्ट जो सूक्ष्म तरंगे है, कॉस्मिक तरंगे है, जो भी तरंगे है मित्रों, उससे क्या होता रहता है कि विस्फोट होता रहता है। घटना ब्रह्मांड में जो बिग बैंग की थ्योरी होती रहती है, जिसके कारण वो उसमें विस्तार होता रहता है, ग्रहों नवग्रहों का निर्माण भी जिसके कारण होता रहता है। उसी में एक सुपरनोवा भी है मित्रों। सुपरनोवा यानी तारा के फटने से या ग्रहों के फटने, सूर्य के फटने से बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो जाता है मित्रों। तो इस प्रकार सुपरनोवा का भी घटना हम आगे बताएंगे और ग्रह के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ मित्रों। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे अगले विषय पे, अगले टॉपिक पे। धन्यवाद मित्रों।